हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स और फिजिक्स इज मेड सरल फॉर नीट। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था डायमेंशंस। आई इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस कि डायमेंशंस होती क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसको बोला जाता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या चीज होती है। दैट वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड द वेरी सिंपल पार्ट। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इस वीडियो के बेस पर जो भी मैं आपको भी पढ़ाऊंगा उसके बेस पर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम। यस, नीट में क्वेश्चंस आए हैं और एक्सपेक्टेड हमेशा रहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। और आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कि जो डायमेंशंस अभी मैंने तीन चीजें आपको इंट्रोड्यूस करी हैं कि डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, उसकी एक्चुअली में एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस उसको बोलते हैं। इसके 4-5 वर्जन्स हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत ध्यान से आपने सारी चीजें समझनी और नोट्स हम एज यूजुअल इसके बनाते जाएंगे। तो आपकी जो हेडिंग आएगी दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में आपको याद होगा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू यू से। मतलब कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका यूनिट। तो जैसे अगर मैं बोलता हूं 10 मीटर्स तो इसमें 10 क्या है, n, और मीटर क्या है, यूनिट। क्या 10 मीटर को मैं सेंटीमीटर में लिख सकता हूं? बिल्कुल। 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 सेंटीमीटर बन जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर मैं 1 मीटर बोलूं या मैं 10 की एग्जांपल ली ना मैंने, 10 मीटर बोलूं या मैं 1000 सेंटीमीटर बोलूं, ये एक ही बात है, दोनों ही एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स n1u1 इज इक्वल टू n2u2। कोई भी क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को अगर मैं अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक्सप्रेस करूं तो उस एक्सप्रेस करने से उसके नेचर पे, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो फिक्स्ड ही रहेगी क्वांटिटी हमेशा। जैसे ये भी तो 10 मीटर ही है और ये भी 1000 सेंटीमीटर ही है, मतलब ये दोनों एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मींस इन n1u1 और n2u2 क्या है, सेम। और यही आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस। इसको यूज कैसे करेंगे हम, देखो n1u1 और n2u2 ये हमेशा सेम रहता है, ये मुझे पता है। फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इफ 1 and 2 आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 1 और 2 क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। कोई भी हो सकते हैं, 1 आपका SI हो सकता है, 2 आपका CGS हो सकता है, 1 CGS हो सकता है, 2 SI हो सकता है, 1 FPS होता है, 2 CGS, कुछ भी हो सकता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये आपका फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, आपका सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। मैं फर्स्ट से सेकंड में चीज को कन्वर्ट करना चाहता हूं तो दैट मींस n1u1 और n2u2 एक दूसरे के इक्वल है। और n का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, u का मतलब क्या होता है, यूनिट। समझ में आई बात? तो अब यहां पर अगर मुझे n2 निकालना है, मतलब एक गिवन क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, दैट इज n2, इट विल बी इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2। n1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम में उसकी वैल्यू, जैसे कि यहां पे 10, u1 क्या है, उसके यूनिट्स। और आपको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, mlt, जो भी यहां पे पावर्स आती हैं। तो अगर मैं इसी को लेके चलता हूं, मान लो मुझे 10 मीटर को कन्वर्ट करना है, ये मेरा फर्स्ट यूनिट है, ये मेरा सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट में मेरा n1 10 है और n2 जो मेरा u1 है वो क्या है, मीटर्स है। और यहां पे मान लो कि मुझे ये नहीं पता, ये मेरे से पूछा गया है कि कितने सेंटीमीटर है ये, तो क्या यहां से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 बाई u2 मुझे पता है, n1 मुझे पता है 10 है। और मुझे बताओ ये मीटर जो है ये लेंथ का यूनिट होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? बिल्कुल, m0 l1 t0। मतलब
m में कुछ भी नहीं है, ये लेंथ में 1 पावर है और टाइम में फिर से 0 पावर है। समझ में आया कैसे लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला? अगर सिर्फ आपका मीटर है, अगर मीटर पर सेकंड होता तो आपका मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखते हो ms-1, तो वो क्या होता है आपका मास में फिर 0 होगा, लेंथ में 1 होगा और t में -1 होगा। ऐसे कर करके आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैसे लिखने हैं, पर यहां पे फोकस करो मीटर को कैसे लिखना है, m में 0, l में 1, t में 0। समझ में आई बात? ओके, अब यहां पे क्या है u1 और u2। अब मैं चाहे इसको सिस्टम 1 में एक्सप्रेस करूं, चाहे मैं इसको सिस्टम 2 में एक्सप्रेस करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमेशा यही रहेगा। तो u1 क्या बना मेरा m1 l1 t1, ये तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैंने लिख दिया, इनकी पावर्स क्या रहेंगी 0 1 0 अपॉन 2 में क्या रहेगा m2 में 0, l2 में 1, t2 में 0। बेटा डायमेंशंस तो सेम रहती हैं हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर ये 0 1 0 तो हमेशा 0 1 0 रहेगा। ये 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक SI है और एक CGS है। चलो अब आगे क्या करना है 10। अब जो तो 0 है वो तो खत्म हो गए, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं, इसका मीनिंग, ये बचे बस l1 रेज़ टू पावर 1 इज l1 अपॉन l2। अब मुझे बताओ L1 का क्या मतलब है? L1 का मतलब है लेंथ का फंडामेंटल यूनिट SI सिस्टम में, क्योंकि ये मेरा SI चल रहा है और ये मेरा CGS चल रहा है। फिर से समझ लो, L1 का मतलब है लेंथ का फंडामेंटल यूनिट SI में क्या होता है मीटर्स, तो ये बना मीटर अपॉन नीचे L2 का मतलब है लेंथ का फंडामेंटल यूनिट सेकंड सिस्टम में, और वो मेरा CGS है, उसमें क्या होता है सेंटीमीटर्स। तो क्या मैं मीटर सेंटीमीटर को कैंसिल कर सकता हूं? सिर्फ एक ही शर्त पे, अगर मैं इस मीटर को सेंटीमीटर बना लूं तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो ये गया, तो ये बना 10 इंटू 100 और ये आपका 1000। तो ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं N2 की, तो N2 आ गया आपका 1000। हाँ ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि ये तो आप वर्बली आपको पता है कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने का कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, दैट इज 100। ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये आपको ऑलरेडी पता था, इसलिए आपने यहां पे बिना सॉल्व किए आपने इसका जो आंसर है वो बता दिया 1000। पर अगर मैं कुछ आपसे यू कैन से, अगर मैं कुछ अलग यूनिट्स की बात करूं जो कि नॉर्मली हमें कन्वर्जन नहीं पता, तो उसका क्या करोगे, उसमें आपका ये यूज होगा। आपको फंडामेंटल आया समझ में? हमने ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 को कैसे यूज करना है, और यही आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। सो इसको अब करना स्टार्ट करते हैं, और इसमें फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पे आपको इसका अच्छे से यूज समझ में आएगा। ओके, फर्स्ट है यहां पे टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन system of units to other। अच्छा, ग्रीन बोर्ड का फायदा पता क्या है? कलरफुल वे में यहां पे मैं इस चीजों को प्रेजेंट कर सकता हूं, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ओके, गिवन physical quantity is always fixed irrespective
ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? सो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n1 और u1 को मैं लिख सकता हूं m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b, t1 रेज टू पावर c। abc तो कुछ भी हो सकता है ना। पिछले केस में जब मैंने एग्जांपल दिया आपको, वहां पे तो मुझे पता था कि लेंथ के केस में ये 0 होता है, ये 1 होता है, 0 होता है, पर जनरली तो एबीसी लिख सकते हैं इसको, और ये एबीसी यहां पर भी एबीसी ही रहेगा, इज इक्वल टू n2 n2 m2 रेज टू पावर a, l2 रेज टू पावर b, t2 रेज टू पावर c। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे what will be n2? so n2 can be written as n1 into m1 upon m2। ये हमेशा आपका स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, रेज टू पावर a, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b, t1 अपॉन t2 रेज टू पावर c। समझ में आई बात? तो n2 की जो वैल्यू है वो ये निकल के आती है इन जनरल। तो जब भी आपको एक गिवन क्वांटिटी है एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, आप उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपको क्या करना है, इसमें यूज करना है। आई बात समझ में? ओके, सो अब दूसरी चीज क्या रहेगी इसमें हम लिख लेते हैं कि m1 m2 l1 l2 t1 t2 का क्या मीनिंग है। सो m1 m2 are the units of mass in system of units 1 and 2। Similarly, L1 and L2, T1 and T2 are units in system 1 and 2। समझ में आ रही है बात? तो अगर यहां पे हम इन चीजों के बारे में समझ लें तो इसका मतलब यहां पे ये है कि जो m1 m2 l1 l2 t1 t2 है, ये क्या है, यूनिट्स हैं एक पर्टिकुलर गिवन सिस्टम में। तो ये तो बेटा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि इसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है नोट्स की फॉर्म में। अब अगर आप इसको समझना चाहते हो तो हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसका, तो वहां से यू विल गेट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस कि क्या मीनिंग है इसका। सो लेट मी रब दिस। आपको पता है फोर्स का जो यूनिट होता है, फोर्स का एसआई क्या होता है यूनिट, न्यूटन। पता है आपको, पढ़ चुके हो आप। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और उसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन्स, DYNE डाइन्स। अब आपको बताना है, क्वेश्चन आपका ये है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन्स, ये बताना है। और मैं आपको बता चुका हूं न्यूटन आपका एसआई यूनिट होता है और डाइन्स आपका सीजीएस यूनिट होता है। जस्ट गिव इट अ ट्राई, पॉज करो वीडियो और पीछे अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है पीछे, उसको यूज करके इसको करने की कोशिश करो। पॉज करो और करो। चलो इसको करते हैं डिस्कस। अब देखो ध्यान से, अब जो न्यूटन है
इसको हम मान लेते हैं सिस्टम 1, डाइन्स को मान लेते हैं हम सिस्टम 2। तो अगर 1 न्यूटन है तो यहां पर जितने भी डाइन्स यहां पे आंसर आएगा तो दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो तो सेम है। इसका मतलब N1U1 इज इक्वल टू N2U2 और N2 यहां से क्या निकल के आएगा, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 अपॉन U2। और मुझे पता है N1, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है आपको? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मास को तो लिखोगे आप m, पावर आएगी 1। वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है आपका लेंथ। सो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो उसका होता है अपना LT-1, नीचे चल रहा है टाइम, तो इसका बना M1 LT-2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। आई बात समझ में आपको? क्योंकि जो वेलोसिटी है आपकी दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, अपॉन टाइम है तो वो T-1 बन जाएगा। LT-1 किसका हो गया? वेलोसिटी का, ये टाइम का, ये मास का। तो सॉल्व करोगे MLT-2 आ जाएगा। तो वो जो मैंने अभी थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ABC लिखवाया है उसमें आपका 1 -2 है, 1 -2 है ABC की जगह। तो अब यहाँ पे देखो, अभी हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको रब कर दूं मैं यहाँ से। हाँ जी, सो दिस विल बी N2 इज इक्वल टू N1 तो पता है मुझे कितना है 1, U1 अपॉन U2 को कैसे लिखना है मुझे? M1 अपॉन M2 रेज टू पावर, M1 का क्या पावर है 1, L1 अपॉन L2 इसकी पावर क्या है 1, T1 अपॉन T2 इसकी पावर क्या है -2। ये लिख दी, पावर्स कर दी आपने फिक्स, होगी पावर्स तो सेम ही रहेंगी, डायमेंशन हमेशा सेम रहती हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था M1 M2 L1 L2 T1 T2 क्या चीजें हैं? ये मास, लेंथ और टाइम के फंडामेंटल यूनिट्स हैं उस सिस्टम में। M1 कौन सा सिस्टम चल रहा है मेरा? SI में मास क्या होता है? kg। CGS में मास क्या होता है? ग्राम्स। लेंथ क्या होती है SI में? मीटर्स। CGS में सेंटीमीटर्स। और टाइम सेकेंड, यहां पर भी सेकेंड रेज टू पावर -2, पावर्स नहीं भूलनी है आपको, लगानी है साथ में। अब 1 kg को मैं क्या लिख सकता हूं? 1000 ग्राम्स या 10 रेज टू पावर 3 ग्राम्स अपॉन ग्राम्स रेज टू पावर 1। मीटर को लिख सकता हूं 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर्स अपॉन सेंटीमीटर्स रेज टू पावर 1, और ये आएगा सेकेंड अपॉन सेकेंड रेज टू पावर -2। ग्राम से ग्राम जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, तो वो तो सेकंड खत्म ही हो गया सारा। यहाँ पे पावर्स 1 चल रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2, बेस से में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये N2 निकाल रहे हैं हम, तो N2 की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 10 रेज टू पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पे जो मेरा क्वेश्चन था कि जो 1 न्यूटन है वो कितने डाइन्स के इक्वल होता है, तो बेटा इसका आंसर आया निकल के दैट इज 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स। आ गई बात समझ में कैसे इसको अप्रोच करना है? एक और क्वेश्चन दूं, करोगे? अब बिल्कुल सेम फंडा से करना है।
उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके साथ डायमेंशन डिस्कस कर लेता हूं उस क्वांटिटी के। आपने एनर्जी के बारे में तो सुना होगा, एनर्जी, कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, जस्ट मैं वर्ड की बात कर रहा हूं आपके साथ, एनर्जी। अगर एनर्जी की बात करें हम, तो हम कौन सी एनर्जी लें, चाहे पोटेंशियल ले लो चाहे काइनेटिक, मैं दोनों से बता देता हूं आपको। मैं एनर्जी का डायमेंशन निकालना चाहता हूं, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। और वो सारी टाइप की एनर्जीज के लिए सेम है, मैं दो से निकालता हूं, दोनों का सेम आएगा। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। हाफ का तो कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है। m का मास m, v², v का पता है आपको क्या होता है, v इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है आपका लेंथ अपॉन लेंथ, और टाइम हो गया t। तो ये lt-1 बनता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। तो वेलोसिटी का याद रखना आपने हमेशा, lt-1 होता है, lt-1 रेज़ टू पावर 2। तो m lt-1 2 है, तो l का 2, t में भी -2, तो ये बना ml2t-2। पोटेंशियल एनर्जी से भी चेक कर लेते हैं। m होता है मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होती है, और एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। h हाइट है आपकी, लेंथ है, तो कर दो पुट। m होता है मास, m डेल्टा v, वेलोसिटी का मैंने बता दिया lt-1 अपॉन टाइम, और h का भी फिर से l। तो ये m, l की पावर ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएंगी 2, और t की पावर -2। आ गया सेम। तो एनर्जी के याद रखना क्या होते हैं, ml2t-2, ml2t-2। और एनर्जी का SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है एनर्जी का जूल, और CGS यूनिट होता है अर्ग, ERG। ये आगा पूरा समझ में। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्या है, वीडियो को पॉज करना, और अगर आपको पिछला समझ में आ गया तो आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपने ध्यान से वो सारा कॉन्सेप्ट समझा है अभी तक मेरे से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है बेटा, वन जूल इज हाउ मेनी अर्ग्स। ये SI यूनिट और वो CGS यूनिट है, डायमेंशंस मैं आपको बता चुका हूं। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। डन, चलो करते हैं इसको। हमें पता है N2 कैसे निकालते हैं, N1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर। यहां पे मास की पावर क्या चलती है एनर्जी में, m1 l2t-2, m1। लेंथ में पावर क्या चलती है, 2, सॉरी ml2, हाँ 2 ही आएगा, ml2t-2। और टाइम में पावर क्या चलती है, -2, ml2t-2, m1/m2 l1/l2 t1/t2। अब n1 कितने जूल्स का पूछ रहा हूं मैं, ये 1। SI में मास क्या होता है, 1 kg, और इसमें होता है 1 ग्राम्स। लेंथ यहां पे क्या होती है, 1 मीटर SI में, और यहां होती है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पे सेकेंड, यहां पे भी सेकेंड, रेज टू पावर -2। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 को रहने देते हैं क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग इज दैट सेम थिंग ओनली। 10 रेज टू पावर 3 ग्राम्स अपॉन ग्राम्स। यहाँ पे 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पर यहाँ पे इसका क्या है, स्क्वायर। ग्राम से ग्राम कैंसिल,
देन चौक ले लेते हैं और सो ये होगा आपका 10⁻³ तो यहां पे बचा, और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, 4 + 3 7, तो आया 10⁻⁷ किसकी वैल्यू है ये N2 की। मतलब 1 जूल जो होता है बेटा दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। अब आ गया समझ में कैसे इसको सॉल्व करना है हमने। सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ योर डायमेंशन एनालिसिस, कन्वर्ट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर। जस्ट नोट इट डाउन, फिर सेकंड एप्लीकेशन पे हम चलेंगे। ओके, सेकंड है बेटा, अभी तो हमने देखा कि एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, वो तो फर्स्ट हो गई। सेकंड है टू check the dimensional correctness of equation. This, ये तो हेडिंग हो जाएगी आपकी, इसके अंदर लिखते हैं अब इफ dimensions of quantities on left hand side and right hand side are same, then the equation is dimensionally correct. This is based on principle of homogeneity of dimensions. क्या मतलब है इसका जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया मैंने? बेटा इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, आपको कोई इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो वो आप डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हो। मीनिंग क्या होता है डायमेंशनली करेक्ट का? जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारे पास एक इक्वेशन है, मान लो दैट इज स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? चेक करना है मुझे। तो ऐसा यूनिट में मैं स्पीड को मेजर करता हूं मीटर पर सेकंड में, टाइम को करता हूं मैं सेकंड में, डिस्टेंस को करता हूं मैं मीटर में। सेकंड से सेकंड गया तो मीटर इज इक्वल टू मीटर आ गया। तो ऐसे आपकी डायमेंशन सेम आ जानी चाहिए। तो अगर वो आ रही है दैट मीन्स इट इज डायमेंशनली करेक्ट। दूसरा और क्या मीनिंग होता है इसका? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब सेम नेचर की चीजें ही लेफ्ट और राइट साइड में होनी चाहिए। अगर आपके पास एक इक्वेशन है, उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है, तो दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
और सेम नेचर की डायमेंशंस ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे बताओ डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? सबसे पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दैट मीन्स अगर आपको रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट का चाहिए और आप दो चीजों को ऐड करके वो रिजल्ट लेके आ रहे हो, दैट मीन्स वो दोनों चीजों का नेचर भी डिस्प्लेसमेंट जैसा होना चाहिए। दैट मीन्स ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है और ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा सर, ये तो पता ही नहीं था हमें, चेक कर लेते हैं। यू टी, यू होता है मीटर पर सेकंड में, टाइम होता है आपका सेकंड में, तो ये गया क्या बचा, मीटर आ गया, नेचर सेम डिस्प्लेसमेंट जैसा। यहां चेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम होता है सेकंड स्क्वायर, गया कैंसिल हो गया, क्या बचा, मीटर। तो कहने का मतलब अगर मीटर में मीटर ऐड करोगे तभी तो आंसर मीटर में आएगा, ये बोल रहा हूं मैं। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आप यूज करते आ रहे हो आज तक इतने टाइम से, उन सबको चेक करके देखना, सारी की सारी आपको डायमेंशनली करेक्ट ही मिलेंगी। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वो देख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड भी पूरी की पूरी क्या है, वेलोसिटी हुई, बट राइट हैंड साइड में दो चीजें ऐड हो रही हैं। तो अगर आप रिजल्ट में वेलोसिटी चाहते हो और वो रिजल्ट आपको दो चीजें ऐड करके मिल रहा है, तो दैट मीन्स वो दोनों ऐड की हुई चीजों दोनों का नेचर कैसा है, वेलोसिटी जैसा है। चेक कर लो, u वेलोसिटी है, एटी एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम होता है सेकंड, सेकंड से गया तो क्या बचा, मीटर पर सेकंड। तो एटी भी क्या है, वेलोसिटी ही तो है। आ रही है बात आपको समझ में? सो दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा आप याद रखना, यहां पे मैं एक पॉइंट लिख भी देता हूं अलग से। क्वांटिटीज of same nature can be added and subtracted। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन किसी भी नेचर का कर दो, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम नेचर का ही होना चाहिए। क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन ही हमें हमेशा चीजों को समझाता है। ओके, आपने सिंपल पेंडुलम के बारे में सुना होगा, सिंपल पेंडुलम। इसके आपके +1 फिजिक्स में लास्ट में जाके चैप्टर भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, ऑसिलेशन। तो इसमें वी हैव टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड of a simple pendulum is t is equal to 2 pi under root L upon G, जहां पे L है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और g है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? अब मुझे डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशंस क्या बन रही हैं, टाइम है, और टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं, m में 0 पावर, l में 0, t में 1। राइट हैंड साइड 2 पाई की डायमेंशन होगी, कोई नहीं, 2 कांस्टेंट है, पाई भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अंडर रूट लेंथ की क्या होंगी, दैट विल बी l अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं, l t माइनस 2। अब ये l और ये l तो जाएगा, सेम सेम पावर है, तो ये बचा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन टी रेज टू पावर -2
इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ टी रेज टू पावर 2। किसी भी स्क्वायर का अगर आप अंडर रूट करोगे तो वो सिंगल क्वांटिटी बचेगी। सो इज इक्वल टू, ये बचा आपका टी रेज टू पावर 1। तो दैट मीन्स m में 0, l में 0, t में 1। यहां पे भी सेम m0, l0, t1। तो ये इक्वेशन कैसी है आपकी? डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है आपकी ये इक्वेशन? इट इज डायमेंशनली करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। जस्ट नोट इट डाउन। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमने किया और उसकी हमने डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक किया। डन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आपको याद होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो यहाँ पे जो G होता है दैट इज FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लें पहले। फोर्स का होता है MLT-2, MLT-2। लेंथ का होता है ये रेडियस, रेडियस मींस लेंथ ओनली, तो L की पावर 2 देन अपॉन मास इनटू मास, ये M की पावर 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये ब्रैकेट के बाहर रहता है। अब इसको कर लो सॉल्व। दिस विल बी M में 1 है और ये नीचे 2 है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, M माइनस 1 L3, ठीक है, L की पावर 1 और यहाँ पे L स्क्वायर है तो 2 + 1 3 और T की पावर -2, तो M माइनस 1 L3 और T की पावर आएगी आपकी यहाँ पे -2, M1 L3 T -2। डन। तो G का आपने याद रखना है ये M-1 L3 T -2। अब हमने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करना है। समझ में आई बात? इसको मैं रब कर देता हूं। यूनिवर्सल law of gravitation is F is equal to G M1 M2 upon R स्क्वायर। तो LHS की डायमेंशंस क्या हैं आपकी? फोर्स है M1 L1 T -2 और राइट हैंड साइड G की अभी आपने निकाल ली, और M1 M2 की हो जाएगी M का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है आपका, दिस विल बी L का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा M -1 + 2 1 L की पावर ये 3 और नीचे 2, 3 - 2 1, T की पावर आएगी -2, M1 L1 T -2। तो ये LHS और RHS सेम आ गया। तो इक्वेशन क्या हुई आपकी? डायमेंशनली करेक्ट। आई वॉन्ट कि आपको नाउ हेयर ओनली अभी ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आप क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी कर पाओ। आई ओनली वॉन्ट दिस फ्रॉम योर साइड, इसीलिए मैं डिटेल में न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं आपको और चीजों को समझा रहा हूं। एंड आई एश्योर यू इसको ढंग से कर लोगे सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे।
समझ में आ गया डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब? सो जस्ट राइट इट डाउन। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन में आपको बताता हूं। हाँ जी, थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। Third is to derive relationship between different फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर आप रिलेशनशिप निकालना चाहते हो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो वो कैसे निकाला जाएगा? होता क्या है कि कई बार आपको ये बोल दिया जाता है क्वेश्चन में कि दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन दिस 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 दिस, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। आया समझ में? न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको एक्सप्रेशन याद है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स का? F इज इक्वल टू mv²/r होता है। पर ये तो हमें पता है, उस टाइम पे हमें बता दिया गया था कि ये होता है। पर अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है विच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, इट्स वेलोसिटी एंड इट्स रेडियस, बस ये बताया है कि इन पे डिपेंड करता है, ये नहीं बताया कैसे करता है। कैसे मतलब? इसको देखकर मुझे ये तो पता लग रहा है कि मास की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस की पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो देख के पता लग रहा है। पर क्वेश्चन में उसने बोला आपको, मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो यही एक्सप्रेशन निकाल लेंगे डायमेंशंस को यूज करके। इतना सही आपका ये टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। 2 क्वेश्चन कराऊंगा फिर से मैं इस पे, आपका यहीं पे मैं सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूंगा। depends on mass of body small m, linear velocity v and radius of सर्कल R। मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है बस कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कैपिटल F, वो डिपेंड करती है मास पे, लीनियर वेलोसिटी पे और रेडियस पे। रिलेशन बताओ। तो इसका मतलब है मुझे जो क्वेश्चन में दिया है कि जो F है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करता हूं। F इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? मास के। पर कैसे प्रोपोर्शनल है पता नहीं, पावर रख दो उसकी A। फिर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, कैसे पता नहीं, पावर रख दो B। फिर रेडियस के प्रोपोर्शनल है, कैसे पता नहीं, पावर रख दो C। अब हमारी पुरानी प्रथा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है। तो हमेशा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देना आपने स्मॉल के, और वो क्या है मुझे नहीं पता। क्या मैं इसके बारे में कभी बता पाऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस से? कभी भी नहीं। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है मुझे नहीं पता। 2π भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मुझे k को k ही रखना है। ओके, m मुझे बताओ मास है, और मास की डायमेंशंस क्या होती हैं? m की पावर 1 रेज़ टू पावर a। समझ में आया? और lt में तो 0 ही है।
देन वेलोसिटी एल टी माइनस 1 रेज टू पावर बी, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस 1 और पावर कर दी हमने बी, और रेडियस फिर से लेंथ है, लेंथ की पावर सी। आ रहा है समझ में? आगे इज इक्वल टू के एम की पावर 1 इंटू ए आएगी, एल की पावर यहां पे बी आएगी यहां से, और यहां पे सी है, और एल की पावर बी एल की पावर सी, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दो तो एल की पावर आ जाएगी आपकी बी प्लस सी, और टी की पावर -1 इंटू बी, टी की पावर माइनस बी। और यहां पे आपका चल रहा है फोर्स, फोर्स का भी हम लिख देते हैं डायमेंशंस। यहां पे फोर्स की होती है m1 l1 t-2, यही होती है। m1 l1 t-2 इज इक्वल टू के। समझ में आ रहा है? अब मुझे कंपैरिजन करना है, यहां पे m की पावर 1 है और यहां पे क्या है पावर मेरी a। फिर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करना है। यहां पे m की पावर 1 चल रही है और यहां पे m की पावर सॉल्व करने के बाद मेरी आई a, दैट मींस a इज इक्वल टू 1, कॉमा l की पावर यहां पे 1 है, यहां पे b प्लस सी है, तो मतलब 1 इज इक्वल टू b प्लस सी। देन यहां पे t की पावर -2 है, यहां पे -b है, तो -2 इज इक्वल टू -b। ये लिख लिया हमने कंपैरिजन के बाद। अब यहां पे लिखते हैं, a की तो वैल्यू फिक्स हो गई, यहां से इसको बॉक्स में डाल देते हैं। अब -2 इज इक्वल टू -b है, तो यहां पे सो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b आ गया 2, और b प्लस सी 1 है, एंड b प्लस सी अगर 1 है तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c आ जाएगा यहां से -2, वहां पे जाएगा 1 - 2 -1, c की पावर आ गई -1। यहां पे पुट कर दो आप, यहां पे तो f बना मेरा, f इज इक्वल टू के m की पावर a आएगी, स्मॉल m की पावर a कितना है 1, v की पावर b आएगी 2, r की पावर -1 आएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू k टाइम्स mv² बाय r। तो ये बेटा आपका आ गया आंसर, k टाइम्स mv² बाय r। क्लियर है? अब पॉइंट ये है कि हमने तो सिर्फ mv² बाय r पढ़ा है, पर बेटा डायमेंशनल एनालिसिस आपको ऐसा ही आंसर देगा, ऐसा ही आंसर देगा। ये एम्पिरिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू है, k की वैल्यू यहां पे 1 आती है, इसीलिए f का आंसर mv² बाय r आएगा। दैट मीन्स एम्पिरिकली, मतलब एक्सपेरिमेंटली k इज 1, हेंस f बिकम्स mv² बाय r। बट डायमेंशंस ने आपको यहां तक लेके आना है, ये फाइनल पार्ट है डायमेंशंस का। अगर आप आंसर चाहते हो तो ये डायमेंशन ने आंसर दिया, तो दैट मीन्स अगर टाइम पीरियड का भी मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g, तो उस केस में उसमें इसमें क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g में आपको जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो अंडर रूट l/g दे देगा, पर ये 2 पाई नहीं देगा। यहां पे आपको वहां पे भी k ही लिखोगे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, इसको चाहे करके देखना, चलो आपको दिया मैंने, आपके लिए टास्क है, आपके लिए क्वेश्चन है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, फाइंड द रिलेशन। तो फाइनल जो आप आंसर आएगा वो k ही आएगा यहाँ पे। फिर आप उसका लिखते हो एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्टेन k इज इक्वल टू 2 पाई, हेंस t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। समझ में आ रहा है? सो दिस इज दैट। इसको नोट डाउन करो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं मैं डिराइव करने का एक्सप्रेशन। हाँ जी, नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको भी रब कर देता हूं।
ऐसे ही आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज कर देना है और पूरा दिमाग लगा देना। आपको जितना भी अभी तक मैंने सिखाया है आपको, वो सारे का सारा आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन कैपिटल जी। कैपिटल जी पता आपको क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम वो है आपका मास ऑफ अर्थ। कैपिटल आर ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, जिसके ऊपर सैटेलाइट चल रही है। टाइम पीरियड है आपका कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट का, वो जी पे डिपेंड करता है, एम पे डिपेंड करता है और आर पे डिपेंड करता है। आपको डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके इनके बीच में रिलेशन निकालना है। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे मैं इसे लाइन लगा देता हूं। T is proportional to G raised to power A and M raised to power B, R raised to power C। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, K लगाओ, G raised to power A, M raised to power B, R raised to power C। अब डायमेंशंस पुट करते हैं आप। यहां पे आएगी M0 L0 T raised to power 1। टाइम की यही होगी। K G की हमने बनाई थी अभी, M raised to power -1 L raised to power 3 T raised to power -2। ये raised to power चलेगा आपका A। M और R की लिख दें। मास की आएगी M raised to power B, R रेडियस है, लेंथ आएगी L raised to power C। अब सिंप्लीफाई करते हैं। M0 L0 T1 इज इक्वल टू K। M की पावर्स ऐड कर दो। -1 इंटू A, माइनस A 1 इंटू B, B तो माइनस A प्लस B। L की पावर 3A और ये आई C, तो 3A प्लस C, 3A प्लस C, देन T -2A, यहीं पे ले देता हूं। T आया आपका -2A। अब कंपेयर करो पावर्स को। M की पावर यहां 0 है, यहां पे -A प्लस B, तो 0 इज इक्वल टू -A प्लस B। L की पावर 0 है, यहां पे 3A प्लस C, तो 0 इज इक्वल टू 3A प्लस C। T की पावर 1 है, यहां पे -2 है, तो 1 इज इक्वल टू -2A। अब यहां से A की वैल्यू आ गई -1/2। चलो A की वैल्यू -1/2 यहां पे डालते हैं, तो 0 इज इक्वल टू
3 इंटू -1/2 प्लस सी, यही तो है 3a प्लस सी। तो 0 इज इक्वल टू -3/2 प्लस सी, तो सी आ गया यहां पे +3/2, सी बन गया। टेढ़ा लिखता हूं मैं, इसको सीधा करके रख देता हूं। सी आया आपका, दैट इज +3/2। अब क्या बचा, b, 0 इज इक्वल टू -a प्लस बी, तो b इज इक्वल टू a हो गया, a इज इक्वल टू b, तो b की भी वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो वैल्यूज निकाल लेनी है आपने पहले। अब पुट कर दो यहां पे, ये रहा एक्सप्रेशन, t इज इक्वल टू k टाइम्स m, g रेज टू पावर a है, g रेज टू पावर a, और a कितना है -1/2, m रेज टू पावर b है, m रेज टू पावर -1/2, r रेज टू पावर c है, r रेज टू पावर +3/2। इसको लिखना आपने फॉर्मूला की फॉर्म में, k टाइम्स r रेज टू पावर 3/2 अपॉन g रेज टू पावर 1/2, m रेज टू पावर 1/2। अब हम क्या कर सकते हैं, 1/2 1/2 1/2 कॉमन ले लें सभी का, k टाइम्स r क्यूब अपॉन gm रेज टू पावर 1/2, और 1/2 होता है अंडर रूट, तो t बना आपका k टाइम्स अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन gm। तो ये बेटा बन गया आपका फाइनल रिलेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। हाँ जी, तो ये तो हुई बेटा आपकी एप्लीकेशंस, कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस जो इतना सीखा उसकी क्या एप्लीकेशंस करी हमने 3 एप्लीकेशंस करी, और वो क्या एप्लीकेशंस थी, दैट यू हैव अंडरस्टूड। डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करना, कन्वर्ट करना एक क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में, देन रिलेशन फाइंड आउट करना सिस्टम्स के बीच में, जो आपकी सिस्टम नहीं, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। तो ये चीजें हम कर चुके हैं। अब डिफरेंशिएशन वाला जो पोर्शन है, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिफोर द काइनेमेटिक्स पार्ट, मतलब इस चैप्टर यूनिट को खत्म करने के बाद। बट थोड़ा सा मैं अभी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं डायमेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? अच्छा, वेलोसिटी जो होती है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। अब होता क्या है कि ये जो v है ना, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt। याद रखना बस, ऐसे जो v होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन dt। और ये एक्चुअली मतलब क्या होता है इसका, दिस इज ddt ऑफ x, मतलब ये मेरा ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ddt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑपरेटर का डायमेंशन क्या है, इस मैथमेटिकल ऑपरेटर का डायमेंशन क्या है, ddt का डायमेंशन है सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन टी रेज टू पावर 1, मतलब ऊपर कोई डायमेंशन नहीं है, d ऐसा कुछ नहीं होता। d अपॉन dt का मतलब है नीचे आपका टाइम चल रहा है, इसलिए 1 अपॉन टी रेज टू पावर 1, या आप इसको बोल सकते हो t रेज टू पावर 1 -1 बन जाएगा आपका, नीचे से ऊपर आएगा। और इसके साथ चल रहा है x, और x से आपका डिस्प्लेसमेंट इसका तो होगा l। तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, x का l और dt का d अपॉन dt का बना 1 अपॉन टी रेज टू 1 टी रेज टू और -1, कंबाइन करो lt-1, और यही मैंने आपको बताया था वेलोसिटी का। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं dx बाई dt लिखता हूं, इसका मतलब है x का और टाइम का लेना आपको।
अब एक्सेलरेशन पे चलते हैं। एक्सेलरेशन को मैं इस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये सर कैसे आया, डिफरेंशिएशन कराऊंगा वहां पे समझाऊंगा, बट अगेन ये बनता कैसे है, दिस इज डी डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, और dx बाई dt का तो आपको पता है क्या है, अभी अभी कैलकुलेट किया, lt माइनस वन। सो दिस इज ddt ऑफ lt माइनस वन। इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, ऊपर तो एज इट इज कुछ नहीं है, एज सच कुछ नहीं, अभी मैं समझा के हटाऊं, नीचे टाइम चल रहा है, तो दैट मीन्स इसकी डायमेंशन हो जाएंगी lt माइनस वन अपॉन टी, और ये बनेगा lt माइनस टू, और यही होती है आपकी एक्सेलरेशन की lt माइनस टू। तो इन जनरल अगर मैं आपको बोलूं ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर था, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है ये डी एन एक्स अपॉन डी टी एन, या एक्स टी नहीं लेना, कुछ जनरल ले लेते हैं, यहाँ पे y ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, कुछ भी वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, ऊपर आएंगी y की डायमेंशंस, नीचे आएंगी x रेज़ टू पावर n की डायमेंशंस। जैसे यहाँ पे ऊपर आई x की, नीचे आई टाइम के स्क्वायर की, यहाँ पे ऊपर आई x की, नीचे आई टाइम के, और ऐसे ही आपका इंटीग्रेशन चलता है। x dt, इसकी इंटीग्रेशन होती है x इंटू टी, मतलब यहाँ पे डायमेंशंस आपकी x की आ जाएंगी l और t की आ जाएंगी t, lt। समझ में आ रही बात। तो अगर मैं आपको जनरली बोलूं कि मेरे पास इंटीग्रल है y dx, तो इसकी जो डायमेंशन होंगी वो होंगी y इंटू एक्स। तो ये है आपकी डायमेंशंस ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस, और ये आपकी नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग है, एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखवाने, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, सो दैट वी विल डू। तो हेडिंग डलेगी आपकी यहां पे डायमेंशंस ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। डायमेंशंस ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस में सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड इंटीग्रल्स। ठीक है जी, तो ये बना आपका इन जनरल डायमेंशंस ऑफ and dny अपॉन dxn की जो डायमेंशंस होंगी दैट विल बी y अपॉन xn, और y dx की होंगी y इंटू एक्स। ये होता है आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट, और ये होता है आपका इंटीग्रेशन का पार्ट। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, फिर उसका आप ट्राई करना क्या डायमेंशंस उसकी बनेंगी। हाँ जी, सबसे पहले आपको इनकी बतानी है मुझे डायमेंशंस, लिख रहा हूं मैं यहां पे dx बाई dt, फिर आपको बतानी है मुझे m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर आपको बतानी है मुझे
ADT, फिर आपको बतानी है मुझे VDT, और x जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, यहां पे नहीं नीचे लिख देते हैं, x है आपकी डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम टेकन, v है वेलोसिटी, और a है आपका एक्सेलरेशन। हाँ जी, dx अपॉन dt इसके साथ कंपेयर करते हैं। पावर तो कुछ नहीं चल रही, तो y अपॉन एक्स, यहां पे मतलब ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर है उसका आपको ये वाला वेरिएबल है, यहाँ पे x है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी बनेगी l, नीचे चल रहा है टाइम, तो ये बनी आपकी LT-1। यहां पे m का बनेगा मास 1, d² x अपॉन dt², इससे कंपेयर करो, अगर dny है तो उसका y होता है, यहाँ पे d² x है तो ऊपर x होगा, x डिस्प्लेसमेंट है तो इधर आएगा लेंथ अपॉन नीचे t² है टाइम, तो ये बनेगा बेटा आपका MLT-2। याद आया किसका, ये फोर्स का। ADT का बनेगा इसके हिसाब से, देखो A इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ये एक्सेलरेशन है, तो LT-2 इंटू टी, तो ये बना LT-1। VDT का बनेगा VT के इक्विवेलेंट, V होता है आपका वेलोसिटी, LT-1 इंटू टी, तो ये बना आपका L⁻1 ओनली। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अब समझना है बहुत ध्यान से। बेटा आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और आपके लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके, दे आर डायमेंशनलेस। तो सेकंड पॉइंट आपका बना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉमा लॉगरिथमिक फंक्शन कॉमा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, आर डायमेंशनलेस। एग्जाम्पल, cos थीटा हैज आर्गुमेंट थीटा। cos थीटा में जो थीटा होता है ना, ये इसकी आर्गुमेंट होती है, तो थीटा एंड cos थीटा बोथ आर डायमेंशनलेस, दोनों के दोनों क्या हैं, समझ में आ रही है बात। तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, डायमेंशनलेस। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू एफ अपॉन बी स्क्वायर साइन एक्स टी। F is force, T is time, V is velocity. Question is find
डायमेंशंस ऑफ y एंड x। अब सारा अपना डायमेंशंस की नॉलेज को यूज करो और इसका आंसर दो। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। डन? ओके। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। देखो y इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन एक्स टी दे रखा है। अब ध्यान से समझना, मैं अभी अभी आपको बता के हटाऊं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं एज अ होल, और उनके आर्गुमेंट भी डायमेंशनलेस होते हैं। अब यहां पे इसका आर्गुमेंट देखो क्या चल रहा है, एक्स टी। अब एक्स टी इज डायमेंशनलेस, ये मुझे पता है क्योंकि आर्गुमेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक के होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। और टी मेरा टाइम है। अगर टी मेरा टाइम है तो टी की डायमेंशन क्या होगी, टी रेज टू पावर 1। पर मैं चाहता हूं ये पूरा डायमेंशन लेस हो जाए, मतलब टी की पावर 0 हो जाए। दैट मीन्स यहां पे मुझे टी की पावर -1 को लाना पड़ेगा, तभी तो ये 0 बनेगा। सो दैट मीन्स x जो है वो इसके नेचर का उल्टा है। अगर ये टाइम है तो ये टाइम का उल्टा है, तभी तो टाइम की पावर -1 आएगी, +1 0 बनेगा। तो x की डायमेंशंस क्या बनी यहां पे, सो डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू t रेज टू पावर -1। तो x की डायमेंशंस बेटा आपको यही रखनी पड़ेंगी, तभी ये t के साथ मल्टीप्लाई होके उसको एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाएगा, क्योंकि आर्गुमेंट को डायमेंशनलेस होना है। अब आपको बताना है y के बारे में। अब y इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल है, और आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है लेफ्ट साइड और राइट साइड डायमेंशन इक्वल होंगी। इसकी तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो बचा f अपॉन वी स्क्वायर, और वही f अपॉन वी स्क्वायर वाली डायमेंशन y की होगी। तो y की डायमेंशन है f की होती है mlt-2 अपॉन वी स्क्वायर, v की होती है lt-1 स्क्वायर। तो ये बना m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर, यहां पे 1 है उसकी पावर और नीचे आपकी 2, तो 1 - 2 -1 t की पावर, यहां -2 है और नीचे -2 है, तो -2 - 2 0, तो ये 0। तो y का एक्सप्रेशन जो आया डायमेंशंस का, मतलब y का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया आपका, दैट इज m1 l -1 t रेज टू पावर 0, और आपका बेटा x के निकल के आया t रेज टू पावर -1। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है डायमेंशंस को लेकर। इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर नोट डाउन कर लो। ओके, अब हमने कर लिया है ये डायमेंशनल एनालिसिस पूरा, पर ये पूरा डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद हमें ये समझ में आया कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अगर मेरी फिजिकल क्वांटिटी 3 वेरिएबल्स से ज्यादा किसी पे डिपेंड करती है तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, डिराइव नहीं कर पाऊंगा। चेक जरूर कर सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, पर डिराइव आप तभी कर पाओगे जब आपके पास डिपेंडेंसी 3 वेरिएबल्स की हो एट मैक्स। 3 से ज्यादा की होगी तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपके पास MLT ही अवेलेबल है। देन ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये सिर्फ आपको मल्टीप्लीकेशन वाले एक्सप्रेशंस के बारे में ही बता पाता है। आप इससे s = ut + ½ at² डिराइव नहीं कर सकते, चेक जरूर कर सकते हो। स्केलर वेक्टर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता कि k की वैल्यू क्या आएगी। तो ये सारी की सारी जो है आपकी लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस को, तो उनको हम अभी नोट डाउन कर लेते हैं, एंड देन योर डायमेंशनल एनालिसिस विल बी ओवर। ओके, तो ये बना आपका यहां पे टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल
एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं, लेट मी जस्ट टेक द chalk. If physical quantity depends on more than 3 variables, then expression cannot be derived but can be only checked। समझ में आया पॉइंट? डिराइव नहीं कर पाओगे, सिर्फ उसको क्या कर पाओगे आप? चेक कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद है कि इफ डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप, only then this method is useful। expression containing, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कौन से? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी डिराइव्ड, जिसमें साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, लॉग आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, वो भी नहीं कर सकते। ऑल्सो एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन can't be derived। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 3 यही समझ में आपको लिमिटेशंस। अगर तो डिपेंडेंसी मोर देन 3 पे है तब नहीं निकलेगा। अगर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन टाइप की है, ओनली देन दिस मेथड इज यूजफुल। ये भी तो लिमिटेशन ही हुई कि कोई और डिपेंडेंसी हुई तब नहीं निकाल सकते। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक कैन नॉट बी डिराइव्ड। उसके अलावा जिसमें प्लस माइनस चल रहा है वो भी डिराइव नहीं कर सकते। इसको लिखो। उसके बाद नेक्स्ट मैं लिखता हूं यहां पे, हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट है it gives no information about डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जो वो k चलता है ना, वो k ही चलता है हमेशा, वो आप चेंज नहीं कर सकते। उसकी क्या वैल्यू है नहीं पता, तो उसके बारे में कभी भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी।
then it does not tell whether quantity is scalar or vector. समझ में आई बात? और आपको पता है जो एनर्जी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml2t-2। जो वर्क है उसका भी फॉर्मूला क्या होता है? ml2t-2। जो टॉर्क है उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml2t-2। तो अगर मैं सिर्फ आपको ये बोलूं कि मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2t-2, तो बताओ कौन है क्वांटिटी? नहीं बता सकते, बिकॉज काफी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं. इफ डायमेंशंस आर गिवन, we cannot tell about physical quantity because many physical quantities have same dimensional formula. Dimensional formula. For example, energy, work, torque have dimensional फॉर्मूला. क्या होता है इन तीनों का? ml2t-2, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू रेडियस. दैट मींस फोर्स इज न्यूटन, mlt-2 इनटू रेडियस l, तो ml2t-2 बन गया उसका. सो दीज आर द लिमिटेशंस. देखो आई एम डूइंग सच हार्ड वर्क फॉर यू कि मैं सारी चीजें लिख रहा हूं यहां पे, बिकॉज आई वांट कि आप भी इस चीज को लिखो, क्योंकि लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी, दिमाग में घुसेगा. इस फंडा को फॉलो तो करो. इसमें कोई भी आपका डिसएडवांटेज नहीं है कि सर आप लिखवाते हो, ये है वो है. सीधा नोट्स दो, काम खत्म करो, समझाओ और काम खत्म करो. काम खत्म तो बेटा 2 दिन में हो सकता है. मैं यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलाज वगैरह एक करवा के न्यूमेरिकल, तो मजा नहीं आएगा, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके माइंड पे. एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट चाहिए कि चीज सीखी थी, वहां पे मजा आया था. सरल फिजिक्स में सरल वे में सब कुछ समझाया सर ने, तो दैट इम्पैक्ट शुड गो. और रिजल्ट भी चाहिए फिर अच्छा. तो ऐसे ही आपको चलना पड़ेगा इसमें. क्लियर है? ओके, सो दिस डायमेंशनल एनालिसिस इज ओवर. अब नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स. बट उससे पहले आई विल बी मेकिंग वन वीडियो डेडिकेटेड टू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायमेंशन एनालिसिस. कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, सारी वैरायटीज कवर करूंगा. उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है. बट मेक श्योर यहां तक ढंग से सारी वीडियोस आपने देख ली हैं. उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पे आप शिफ्ट करेंगे. क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें, तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका. सो जस्ट अभी तक सारी वीडियोस को ढंग से देख लो, मेंटेन योर प्रॉपर नोट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यूमेरिकल. उसके बाद एरर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू.